नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है और अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट में होनी क्या चाहिए। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र राव, कोटक सिक्योरिटीज के, पटनायक हैं, वकील हैं कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में फंस गया है और बहुत लंबे वक्त तक मार्केट दायरे में रहा है। तमाम खबरों के बाद ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ना बहुत बड़ी तेज़ी आ रही है। एक छोटे दायरे में गोल्ड का मार्केट फंस गया है। तो बीरेन जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि क्या ये मान लिया जाए कि गोल्ड ने अब नेगेटिव खबरों को भी पूरी तरह से पचा लिया है? अमेरिका में जॉबलेस क्लेम 52 साल में सबसे कम आए, उसके बाद भी गोल्ड पर कोई बड़ा इंपैक्ट हमने नहीं देखा है उस तरह से, तो क्या माना जाए? गोल्ड इज बेसिकली फियर हेज। कहीं भी डर है तो गोल्ड की सेफ हेवन अपील रहती है। और आजकल तो उसके काफी कॉम्पिटिटर है। सबसे बड़ा तो क्रिप्टो एसेट्स इसका कॉम्पिटिटर है। तो ये एसेट खास कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले 6-8 महीने से देखे तो एकदम चौपी है मार्केट। हार्डली 3% की मूवमेंट रही है, 3-5% की। जॉबर्स के लिए, जो लोग शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग या तो काउंटर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छी प्रोडक्ट है, या अल्गो में भी अच्छी प्रोडक्ट है। बट जो डायरेक्शनल मूव हमने लास्ट ईयर जो देखा था 32,000 से 50,000, ऐसा कोई लार्ज मूव नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो रविंद्र जी, अब आप जरा बताएं सर कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अब गोल्ड में किसी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है, भले ही और टेपरिंग को लेकर खबर आ जाए, क्योंकि मार्केट में ये तमाम खबरें आ चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने दिखा चुका है। तो क्या यहाँ से ये माना जाए कि मार्केट मतलब अपने बॉटम के आसपास है, गोल्ड का मार्केट रिसेंट बॉटम के आसपास? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से बॉटम कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि गोल्ड में आई थिंक दो मेजर फैक्टर प्ले कर रहे हैं। एक तो जो ओमिक्रॉन वायरस का जो कंसर्न है, आई थिंक वो उतना एस्केलेट नहीं हो रहा है और उस वजह से गोल्ड को पुश नहीं मिल रहा है जो पुश मिलना चाहिए था। सेकंड, फेड की टेपरिंग को लेकर मार्केट में बहुत हलचल है, क्योंकि पॉवेल साहब बहुत ही हॉकिश थे अपने पिछले स्टेटमेंट्स में। तो जो फेड का मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चल रहा है अभी मार्केट में। और उसके चलते आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस से, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो लास्ट वीक का जो जॉब रिपोर्ट आया था यूएस से, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जो जॉब नंबर्स थे उतना एनकरेजिंग नहीं थे। और इन्फ्लेशन अगर आज बढ़ के आता है तो फिर से जो फेड की टेपरिंग का जो एक्सपेक्टेशन है, फास्ट टेपरिंग का, आई थिंक वो फिर से मार्केट में फिर से क्रिएट होगा और उससे गोल्ड को एक फिर से एक नीचे में पुल मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से बॉटम कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आज का इन्फ्लेशन डेटा हमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन देगा, क्योंकि ये लास्ट इवेंट है फेड के पहले, तो उसे एक बार देख लेना चाहिए। बट 1760 1758 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 47,600 47,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड है तब तक थोड़ी सी होप्स बाकी है, लेकिन अगर 1760 1758 के नीचे अगर गोल्ड निकल जाता है तो फिर 1720 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो बॉटम है वो अराउंड 1680 1650 के आसपास है, जो कि मल्टीपल बॉटम है। मैं उसे एज ऑफ नाउ एक बॉटम लेके चलूंगा, बट ये लेवल बॉटम है बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज का इन्फ्लेशन डेटा और नेक्स्ट वीक का जो फेड का मीटिंग है वो और थोड़ा सा डायरेक्शन देगा। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड दायरे में रहेगा गोल्ड। हालांकि आज के सेशन में या फिर और 2-3 दिन के सेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा एक डाउनसाइड आए, लेकिन डाउनसाइड में फिर से एक बार खरीदारी आ सकती है। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर बन रही है। अब प्रीतम पटनायक जी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हमें, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गोल्ड में अब गिरावट का दौर खत्म होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए, पहले तो फेड की तरफ से बात कही गई टेपरिंग को लेकर। अब अमेरिका में जो है वो जो आंकड़े आए हैं जॉबलेस क्लेम के, वो 52 साल में सबसे कम है। मतलब ये कि वहाँ की इकोनॉमी ठीक हो रही है। ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए निगेटिव हैं। इसको मार्केट ने डिस्काउंट भी किया है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभी कुछ और दर्द आपके हिसाब से मार्केट में बाकी है जो गोल्ड को लंबा धकेल सकता है? मतलब कोई बड़ी गिरावट का कोई इंडिकेटर है क्या गोल्ड मार्केट में अभी? देखिए मृत्युंजय जी, बड़ी गिरावट का पता तो नहीं है मुझे, पर ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी रैली पे हम लोग को बेच के चलना ही गोल्ड में सबसे समझदारी रहेगी आज के टाइम के लिए। आप ये मान के चलिए, जो भी जैसे आप लोगों ने बोला जॉब्स डेटा के बारे में कि 57 ईयर्स में पहली बार सबसे हाईएस्ट ये जॉब्स नंबर्स आए हैं, ये बहुत ही नेगेटिव है गोल्ड के लिए, पर किसी कारण वो चीज भी गोल्ड को मूव नहीं कर पाई। दूसरा चीज हम लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, आप देखिए डॉलर इंडेक्स को देखिए, आप बहुत ही स्ट्रांगली बैठा हुआ है, साथ ही साथ आप बॉन्ड यील्ड्स को देखिए, वो भी इंक्रीज किया है। और इन सब होने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड ने अपना लेवल बना के रखा हुआ है। पर मेरा एक सेंस है कि देखिए लोगों का ये रीडिंग, जो आज का रीडिंग है सीपीआई डेटा, लोग ये सोच रहे हैं कि वो शायद से इतना सिग्निफिकेंटली हाई नहीं हो, 0.7% से ही इंक्रीज होके आए, तो 6.7% का लेवल का सोच रहे हैं कि लेवल आएगा। तो मेरा सेंस ये है कि आज का जो भी सीपीआई डेटा आएगा, क्योंकि जॉब्स डेटा सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग है, आई थिंक टेपरिंग का होना बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। सो 15-16 तारीख को नेक्स्ट फेड का मीटिंग है, उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, टेपरिंग होगा, पर किस इंटेंसिटी से होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। आप ये मान के चलिए, लास्ट टाइम जब उन्होंने टेपरिंग के बारे में बात की थी, उन्होंने मार्केट के एस्टिमेशन से बहुत कम लेवल पे उन्होंने टेपरिंग किया, और उसी हिसाब से गोल्ड पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। बट इस टाइम यदि वो सिग्निफिकेंट डिस्कशन करें कि टेपरिंग थोड़ा और सिग्निफिकेंटली हाई कर दें, तो मेरे हिसाब से गोल्ड के ऊपर बहुत सीवियर प्रेशर आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके नैरेटिव के ऊपर बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फेड ना सिर्फ फ्यू मेंबर्स बट लार्जली मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स लोगों ने उनका व्यू बहुत हॉकिश हो चुका है एज फार एज यूएस इकोनॉमिक गोज। तो मैं यदि कोई सजेशन देना चाहूंगा तो वो ये बोलूंगा कि एवरी रैली इज अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट ऑन गोल्ड। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड में भी बिकवाली करनी चाहिए, रविंद्र भी यही कह रहे हैं कि गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। तो ये लेवल भी आप जरा देख लें, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी 48,500 का लेवल बिकवाली का, 47,500 का टारगेट एक यहाँ पर है एक्सिस का, और कोटक का भी मानना है कि 48,100 पर बेचें, 47,600 के टारगेट के लिए। ये गोल्ड पर एक पोजिशनल व्यू नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए है, इसको ध्यान में रखकर आप गोल्ड में ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल वीरेंद्र जी मैं आपसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक शास्त्रीय बात यह कही जाती है कि लंबे समय के लिए गोल्ड का प्राइस नहीं देखना चाहिए। ठीक बात है, नहीं देखना चाहिए, ये सुनने में ठीक लगता है सर, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर मुझे ये मालूम हो कि 10 दिन में गोल्ड के दाम 500 रुपये कम होने वाले हैं, तो मैं 10 क्या अगर 20 साल के लिए भी गोल्ड ले रहा हूँ तो मैं 10 दिन वेट करूँगा। ये एक जनरल लोगों का एटीट्यूड होता है कि खरीदने को लेकर के गोल्ड। तो अब आप जरा बताएं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड का ये प्राइस ठीक है क्या, या अगर थोड़ा वेट करेंगे तो आपको भी लगता है कि 1,500 रुपये सस्ता मिल जाएगा? लॉन्ग टर्म और जो फोरकास्ट यूजुअली आता है वो बाय साइड लिक्विडिटी के आते हैं, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी का आते हैं, यानी बैंक्स या हेज फंड या माइनर, या करीबन पिछले 15 साल से मैं जितनी गोल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ ना, तो तब से मैं सुन रहा हूँ गोल्ड 3,000, 2,000, 2,500, कभी कभी 5,000, बट काफी स्टिकी कमोडिटी है ये, एक दायरे में रही है, एक आध बार 10 साल में एक आध उबाल दे देती है। तो मैं लॉन्ग टर्म तो बुलिश नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1644 1644 अगर ब्रेक करता है तो इसमें रैपिड डिक्लाइन अप टू 1530-40 तक का आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ टेपरिंग तो फास्ट दिखता ही है, इट इज फॉरगॉन कंक्लूजन, बट मुझे फर्स्ट रेट हाइक भी शायद जल्दी दिख रहा है, एज सुन एज मार्च और जून में तो शायद आ जाना चाहिए। फर्स्ट रेट हाइक को मार्केट ने पचा लिया है सर, या कुछ और बाकी है अभी? नहीं, फुली डाइजेस्ट नहीं किया है अभी। कितना किया है सर? वो आई थिंक इट विल कम लाइक, क्योंकि काफी फ्रोथी मार्केट है सब कमोडिटीज देखे तो यहाँ लॉट ऑफ फ्रॉथ है, तो व्हाट आई एम सेंसिंग इज स्टेम्पेड, अवलांच होता है ना, उसी तरह स्टेम्पेड आना चाहिए, मे बी फर्स्ट क्वार्टर अराउंड। सर 2-3 वर्ड आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल दिए हैं अपनी बातचीत में, जरा उसको आप और डिकोड कर दीजिए, नहीं तो दर्शक बड़ा कंफ्यूज होंगे। 1-2 वर्ड आपने बड़ा अभी यूज किया ऐसा जो कि मैं भी नहीं समझ पाया हूँ।
स्टेम्पेड मींस वो एक साथ सब लोग एग्जिट मास एग्जिट लेते हैं ना, तो अच्छा। थिएटर में जाते हैं मूवी में, और सब एक साथ सबको एक छोटे से डोर में से निकलना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। चलिए, तो गोल्ड पर आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया यही है, फेड के रेट कट को मतलब रेट बढ़ोतरी को मार्केट ने पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि अभी नहीं पचाया है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। चलिए, ये तो बात हुई गोल्ड की, लेकिन अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। और मतलब गोल्ड पर ये निकल के आया कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी, मतलब मार्केट में कोई बड़ी तेजी के सिग्नल अभी नहीं मिल रहे हैं। आम राय यही बन रही है ना रविंद्र जी गोल्ड में? मृत्युंजय जी, मुझे अगर आप लॉन्ग टर्म पूछोगे तो मैं लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश में बैठा हूँ गोल्ड में, क्योंकि कितने साल का है सर? आई थिंक 2 साल 3? मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर नहीं, फर्स्ट क्वार्टर से फर्स्ट हाफ तक मेरे हिसाब से गोल्ड फिर से एक बार आपको 52,000 तक दिखा देगा। तो मेरे हिसाब से जो एनवायरनमेंट है, हालांकि अभी चल नहीं पा रहा है, और जो फेड का टेपरिंग और फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, आई थिंक पहले जो 23 में होने वाला था, अभी बोल रहे हैं कि लेट 22 में होगा, तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जो सिनेरियो अभी बुलिश है, हो सकता है कि थोड़ा सा दिसंबर महीने में थोड़ा सा गिरावट आए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में मतलब 2022 की पहली तिमाही में 52,000 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। आपको भी लगता है पटनायक जी 52,000 गोल्ड? देखिए, मेरा ये मानना है, जब तक कोई भी बैड न्यूज को हम सुनने नहीं किसी के मुंह से, तब तक इम्पैक्ट पूरा आता नहीं है। तो वाइल जब हम लोग बोल रहे हैं कि फैक्टर हो चुका है, पर जब तक ये न्यूज आती नहीं है, उसका इम्पैक्ट हमको एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही है कि करीबन हमको मिलेगा एक अपॉर्चुनिटी कि गोल्ड नीचे के लेवल पे मिल जाए। मैं सरप्राइज भी रहूंगा कि इम्पैक्ट उसका ऐसा डीप आ सकता है कि अराउंड 46,000 45,500 लेवल तक के भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे हमें एंटर करके रहना चाहिए गोल्ड में, जिसमें हमें फिर आगे पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड मजबूत है, शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी बहुत गिरावट और गोल्ड में दिख जाए। ये बात गोल्ड की। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। और सिल्वर में गिरावट आ चुकी है, ठीक ठाक गिरावट आ गई है। और अब आप देखिए कि एक महीने में चांदी का भाव 11% और साल की ऊंचाई से 25% तक चांदी का भाव गिरा है। सवाल ये है बीरेन जी की, क्या आपको लगता है कि चांदी में भी और गिरावट बाकी है, क्योंकि चीन में नया संकट आ रहा है रियल एस्टेट का, या आपको लगता है कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा, चांदी में उतनी गिरावट आ गई है, अब मार्केट रिकवर होगा? शॉर्ट टर्म शायद पुल बैक या अपसाइड बाउंस आ सकता है, बट इसके फंडामेंटल काफी कमजोर है। एक तो जो फॉरवर्ड रेट्स है वो 5% है। चाइना में शंघाई सिल्वर की वेयरहाउस रिसिप्ट, जो डीमैट स्टॉक कहेंगे हम आसान भाषा में, वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3-4 महीने से वो भी बढ़ रहा है, और हेजिंग का प्रेशर इसमें काफी है कॉमेक्स में। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये 59 को होल्ड नहीं कर पाती है, तो इसमें रैपिड डिक्लाइन आ सकता है। फॉर ए वाइल तो ये 60,000-62,000 की रेंज बाउंड प्रोडक्ट है। आप बताएं जरा रविंद्र जी, चांदी में क्या स्ट्रेटेजी अभी होनी चाहिए? वेल मृत्युंजय, चांदी में एक $22 का एक सपोर्ट है, उसके पास में चल रहा है इंटरनेशनल में। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी में दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है, गोल्ड के साइड से भी सपोर्ट मिलता है एज अ प्रेशियस मेटल, और बेस मेटल से भी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू सेशंस में गोल्ड और इंडस्ट्रियल मेटल्स दोनों ही थोड़े से कमजोर स्टेज में ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से सिल्वर में एक डिक्लाइन देखा है हमने। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कि ये $20 $21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एनी टाइम सिल्वर में फिर से एक बार स्पर्ट अप आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो सारा ही कमोडिटी स्पैक, इंडस्ट्रियल मेटल बोलिए, प्रेशियस मेटल बोलिए, आई थिंक सपोर्ट लेवल्स पर है और यहाँ से एक जंप आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव लेवल्स है सिल्वर में। $21 $22 कहीं पर भी आता है तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर एमसीएक्स की बात करो तो एमसीएक्स में जैसे बीरेन जी ने बोला 59,000 का एक सपोर्ट जरूर है, बट अगर वो लेवल्स आते हैं तो पोजिशनली बाइंग किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि फिर से हम 64-65,000 के लेवल सिल्वर में देख सकते हैं। चलिए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए आपने भी चांदी में बिकवाली की राय दी है, राइट रविंद्र जी? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट इसका 59 पे है, तो राइस पे अभी फिलहाल के लिए बेच के चल सकते। तेजी पर बिकवाली करें, गिरावट पर खरीदें, ये राय, ये आप भी मानते हैं प्रीतम पटनायक जी? चांदी में तेजी पर बिकवाली और गिरावट पर खरीदारी?
मेरी राय भी बिल्कुल वही है। अच्छा, हम लोग का भी व्यू वही है। कैसे किसी सर, ने मतलब आप बोला लोगों ने है बात तो नहीं कर ली थी शो में आने से पहले, सबकी राय मिल रही है आज? नहीं, अच्छा है, एक राय होने में कंफ्यूजन नहीं होता है। जी बताएं। नहीं, मैं ये बता रहा था कि देखिए गोल्ड का आज के दिन पे मैं देखूंगा तो मेटल को तो मैं सिल्वर को एक बेस मेटल के हिसाब से तो नहीं देखूंगा, बट बुलियन को वो ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं जी। गोल्ड में भी हमारा व्यू वही है कि जिसमें जब भी तेजी आती है उसमें थोड़ा बिकवाव करके चले, वही यदि व्यू हम लोग सिल्वर में मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा। इसलिए हम लोगों ने कॉल दिया है कि 61,000 एंड 61,500 लेवल पे हम लोग सेल करके चल सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 59,800 एंड 59,000 रुपीज। ये मैं 1 वीक के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, एंड विद स्टॉप लॉस एट 62,000। तो ये बात हो गई आपकी सिल्वर की, कि सिल्वर में आप तेजी पर बिकवाली करें और 60,000 के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। ये राय चांदी पर आ रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में, मेटल में आपको क्या करना चाहिए। बात करते हैं कच्चे तेल की और क्रूड का मार्केट। आप देखिए कि लगातार मार्केट में अलग अलग खबरें आ रही हैं। पहले तो सप्लाई को लेकर चिंता आई थी, फिर दाम बढ़े थे, फिर डिमांड को लेकर कंसर्न आ गए सामने। एक तो यूरोप में कोरोना के मामले पहले से थे, फिर ओमिक्रॉन आया और अब चीन में नया संकट फिर से रियल एस्टेट का आता हुआ दिख रहा है, जिसने क्रूड मार्केट को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया है। तो अब जरा आप बताएं रविंद्र जी कि क्या कच्चा तेल अभी दबाव में ही रहेगा और क्या क्रूड में अभी बाइंग का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए? नहीं मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे है, क्योंकि जो नीचे के लेवल से जो बाउंस बैक आया है, और उसके पीछे रीजन यही है कि एक तो जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन स्टांस सेम रखा है और वो थोड़े से फ्लेक्सिबल दिखे थे इस मीटिंग में, तो उस वजह से क्रूड में एक बाउंस बैक आया है। और इट वाज अ क्लासिक केस ऑफ सेल द रूमर एंड बाय द फैक्ट। तो उस वजह से एक बाउंस बैक आया, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाउंस बैक अभी रेजिस्टेंस पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी बाइंग नहीं करना चाहिए। इस लेवल पे यस बेच के चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 5,250 तक के लेवल्स पॉसिबल है एमसीएक्स में। लेकिन वहां से फिर से एक बार बाइंग आएगी और मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाएगा आफ्टर शार्प रैली, उसके बाद एक करेक्शन एंड नाउ अ कंसोलिडेशन। सो मेरे हिसाब से अगर WTI क्रूड की बात करें तो $72-73 का एक कैप होगा, और जो फ्लोर है वो अराउंड $68-67 का होगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 5,200 5,180 का एक फ्लोर रहेगा, और अपसाइड 5,550 से 5,600 तक का एक कैप रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये रेजिस्टेंस के पास में है, तो इसीलिए हमने सेल की स्ट्रेटेजी दी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,550, और इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है 5,320 तक आ सकता है, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर ये एक्सटेंड होगा 5,250 से 5,200 तक। ठीक है सर, मेटल में आपका क्या व्यू है? क्योंकि मेटल का मार्केट आप देखिए, क्योंकि चीन का अगर संकट गहराता है तो मेटल के लिए भी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि चीन बहुत सबसे बड़ा कंज्यूमर है इनफैक्ट बेस मेटल का। तो प्रीतम बताएं मेटल में क्या करना चाहिए अभी? देखिए मेटल में मेरे को चीन का रियल एस्टेट का प्रॉब्लम अभी हाल फिलहाल का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से फैक्टर्ड इन हो गया है। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट इंपैक्टेड है, इसीलिए तो जाके डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। तो डिमांड पे तो यदि इंपैक्ट आना होता तो वो डिमांड वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ ही चुका है। आप कॉपर का लेके चलिए, 100,000 मेट्रिक टन का तो डेफिसिट इसी साल में, करेक्ट। एंड नेक्स्ट ईयर लोग रुझान लगा रहे कि 6% का ग्रोथ हो सकता है इन डिमांड। तो डिमांड तो अभी पिकअप हो रहा है। अभी जो डिमांड यूरोप से और अमेरिका से हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्काउंट किया हुआ था, वो भी पिकअप हो रहा है धीरे धीरे। साथ ही साथ में जो डाउनस्ट्रीम बेसिकली आपके जो रियल यूजर्स हैं, उनकी भी डिमांड पिकअप हो रही है। अभी देखिए आप रिफाइनिंग तो हो नहीं रही कॉपर की, प्रोडक्शन भी थोड़ा कम है, तो इसी चक्कर में डेफिसिट है। एंड डेफिसिट में मेरे को बेच के चलने में कोई सेंस नहीं बनता आज के दिन में, बिकॉज ये रूमर्स मोर और लेस फैक्टर्ड है। इसलिए तो हमारा व्यू तो ऐसा है कि 710 के लेवल पे आता है यदि कॉपर, तो हम लोग उसको खरीद के चल सकते हैं। टारगेट हमारा 750 या 790 का लेवल रहेगा, एंड स्टॉप लॉस हम लोग 690 पे लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी मेटल पे है। हाँ ठीक है सर, चलिए तो ये बात हो गई मेटल की। लेकिन अब हम बात करते हैं एग्री की, क्योंकि एग्री में भी अच्छा खासा एक्शन हमने देखा है कुछ काउंटर में। सोयाबीन उनमें से एक है। तो बीरेन जी, सोयाबीन में क्या अभी और तेजी है क्या? बाकी ये मार्केट कैरी में चला गया था, फिर वापस इन्वर्ट में या उल्टा बदला वापस आ गया। उसमें आज 100 रुपये का उल्टा बदला है दिसंबर जनवरी। तो टाइटनेस इसमें काफ़ी बनी हुई है, और एक्सटर्नल डिमांड स्पेशली प्रोटीन मार्केट काफ़ी तेज है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इसकी रेंज 6200 6700 माननी चाहिए।
मेरा रुझान बाय ऑन डिप्स का रहेगा इसमें। अच्छा, आप करें सोयाबीन में गिरावट पर खरीदारी करें। 6,420 के भाव पर आपने बाइंग की राय दी है। 6,650 का टारगेट इमीडिएट और 6200 का स्टॉप लॉस। क्रूड पाम तेल में क्या किया जाए वीरेंद्र जी, सीपीओ में? इसमें भी आज से मेरा मन थोड़ा बाई साइड का है, क्योंकि मलेशिया में स्टॉक लेवल काफी कम है, लेबर क्राइसिस चल रही है। तो यहाँ भी 1070 के आसपास हम बाई कर सकते हैं, सॉरी 1080 के आसपास बाई कर सकते हैं। 1120 का टारगेट रहेगा, 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, रविंद्र जी आपका और पटनायक जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट की चाल क्या हो सकती है और लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए।